सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों और सहेलियों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। रेणु जी, आपको भी मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार सभी श्रोताओं को, सभी सखियों सहेलियों को नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पता नहीं कौन क्या क्या कर रहा है, नहीं मालूम, लेकिन सभी अपने अपने जैसे जैसे मौसम होंगे उस हिसाब से खा पी रहे होंगे या आराम फरमा रहे होंगे जी। तो और कुछ तो हमारी सखियां फेसबुक के जो सखी सहेली पेज है उस पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी उन्होंने लिख दिए हैं कार्यक्रम के लिए। बिल्कुल, विषय सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। जाहिर है कि आज एक बात और है ना कि हम व्यंजन विधि लेकर आ रहे हैं, तो भाई जो हमारी सखियां लेटी हैं, थोड़ा आराम फरमा रही हैं, उठ जाए, कागज कलम भी लेकर बैठ जाए कि आपको हो सकता है लिखना पड़े कुछ उसकी मात्राएं और जो चीजें हैं उसके बारे में। और वहीं हम आज बात करेंगे संवाद में मधुरता की क्या अहमियत है, कैसे रखना चाहिए, है ना जी। और साथ ही साथ बात करेंगे कि मेहंदी किस किस तरह से हम लगा सकते हैं, कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि मेहंदी की जब बात होती है तो फिर कैसा भी लगा लेते हैं। तो आज उस विषय में भी बात करेंगे और महिला वैज्ञानिक जानकी अम्माल जी की भी बात करेंगे। जी हाँ, जानकी अम्माल की अगर हम बात करें तो इनका पूरा नाम है एडावलेट कक्कट जानकी अम्माल और इनका जन्म केरल में हुआ, तेल्लीचेरी में 4 नवंबर सन 1897 में। एक सुसंस्कृत मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी अम्माल के पिता उस समय मद्रास सूबे में उप न्यायाधीश थे। जानकी अम्माल की आरंभिक शिक्षा तेल्लीचेरी में हुई और उसके बाद ये उच्च शिक्षा के लिए मद्रास चली गई और वहीं क्वींस मेरीज कॉलेज से स्नातक किया। फिर 1921 में प्रेसिडेंसी कॉलेज से ऑनर्स की उपाधि अर्जित की। जिस समय की अभी ऑनर्स उस समय नहीं होता था, बहुत ही विलक्षण चीज होती थी, है ना। और बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान में उनकी बहुत रुचि थी, तो पढ़ाई को उन्होंने आगे बढ़ाया और 1924 में मिशिगन विश्वविद्यालय चली गई, जहां बॉटनी में मास्टर्स डिग्री 1926 में उन्होंने हासिल की। स्कॉलरशिप के साथ भारत ये उन्होंने हासिल की डिग्री और भारत लौटने के बाद कुछ वर्षों के लिए मद्रास विमेंस क्रिश्चियन कॉलेज में बतौर प्रोफेसर कार्यरत रही। वापस 1931 में मिशिगन यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की उपाधि हासिल की और फिर भारत लौटने के बाद 1932-34 के मध्य त्रिवेंद्रम विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हो गई। और इस तरह से इनकी यात्रा चलती रही शिक्षण की, और खुद अपने शिक्षण की, उसके साथ प्रशिक्षण की। कुछ वर्षों तक वो आप लंदन में भी रही और अब तक वो एक ख्याति प्राप्त वनस्पति और कोशिका वैज्ञानिक के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी, जिन्होंने आनुवांशिकी और वनस्पति भूगोल और उद्विकास, नृजातीय वनस्पति के क्षेत्र में योगदान दिए। और इसी के साथ शुगर केन ब्रीडिंग स्टेशन कोयम्बटूर, यानी कि जो गन्ना का जो संस्थान है कोयम्बटूर में, उसका कार्यभार संभाला। वहाँ क्रॉस ब्रीडिंग के तहत, जिसको वर्ण संकर प्रजातियां जो कहते हैं, बहुत अच्छे और उन्नत प्रकृति के गन्ने की खोज में कामयाब रहीं। भारत के अन्य भागों में भी गन्ने की किस्म पर आपने अध्ययन किया और ये सभी तब किया जब ये सोचो संगीता की लड़कियों को स्कूल में जाने की इजाजत ही नहीं मिलती थी। ये गई नहीं सिर्फ, बल्कि इस तरह के शोध कार्य भी किए। और इसके बाद वो इस प्रकार से अगर हम देखें तो वो बॉटनी में पीएचडी करने वाली पहली भारतीय महिला बनी, जानकी अम्माल। और आपने सिर्फ गन्ने और फूलों पर ही नहीं बल्कि बैंगन की क्रॉस ब्रीडिंग में भी रिसर्च किया और इस तरह बैंगन की कई नई किस्मों का भी आविष्कार किया। और संगीता एक बात और है ना कि तब तक हमारे यहाँ गन्ना इतनी उन्नत प्रजाति नहीं होती थी, बल्कि गन्ने का उत्पादन ही नहीं होता था। ये सिर्फ जानकी अम्माल जी की कृपा से आज हमारे यहाँ इतनी ढेर सारी खेती होती है और इतनी प्रजातियां पाई जाती हैं गन्ने की ना। जी, और भारत के विभिन्न भागों में अब तो पाई जाती हैं। पहले तो इंडोनेशिया से ये आयात होता था, तो अच्छी किस्म के गन्ने के आयात में अतिरिक्त खर्च भी उस समय बहुत हो जाता था। तो उस पे जब ये इस तरह की रिसर्च हुई इन्होंने की, तो उससे वो कटौती भी हो गई। और पीले गुलाब की अगर देखा जाए तो किस्म को भी उन्होंने इसी प्रकार से नया स्वरूप दिया और आगे चलकर वो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डायरेक्टर भी बनी। और इसके बाद वो जम्मू के रीजनल
नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी की स्पेशल ऑफिसर भी बनी और कई और भी रिसर्च उन्होंने किए। 1857 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और जानकी अम्माल राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा भी की गई। तो भाई इस तरह का इनका सफर था। और इसके साथ साथ आप जम्मू के रिसर्च मतलब कई तरह से उन्होंने सारी चीजें की। जैसे तुमने कहा ना कि जम्मू की रिसर्च लेबोरेटरी में स्पेशल ऑफिसर बनी, तो उस समय भी उन्होंने बहुत काम किया और जाहिर है कि उन्हें इतने सम्मान तो मिलने ही थे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बचपन से ही उन्हें फूल पौधों का, पेड़ पौधों का बहुत शौक था। तो जो दिलचस्पी जो है वो सिर्फ दिलचस्पी तक नहीं रही, बल्कि उन्होंने बिल्कुल नया आयाम दिया और एक इतिहास रच दिया, है ना? जी, क्योंकि कुछ बच्चे जब अपने इस वक्त पे जब वो पढ़ते हैं तो ऐसी उम्र होती है कि किसी न किसी स्ट्रीम में चले जाते हैं, किसी न किसी सब्जेक्ट को ले लेते हैं। तो यही इनका पसंदीदा था। और उसके बाद रिसर्च के मद्देनजर लंदन की रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी में मैग्नोलिया फूल के क्रोमोसोम पर स्टडी उन्होंने की और उनके नाम से ही फूल का नाम मैग्नोलिया कोबुस जानकी अम्माल रखा गया। 7 फरवरी 1984 को इस महान वैज्ञानिक ने हम सबको अलविदा कह दिया। और देखो, ऐसे वैज्ञानिक या ऐसे साहित्यकार हों, चाहे कोई भी कलाकार हो, ये भी अपने आप में कला है। इस तरह से जो इन्होंने कार्य किया, हम ऐसे वैसे तो वैज्ञानिक समझते हैं, लेकिन हाँ, इतनी चीजें और इतनी यादें केवल नहीं, बल्कि हमारे हाथ में तो कहना चाहिए गन्ना है, बैंगन है, पीले फूल है, पीला गुलाब है। ये सारी चीजें जब भी हम अगर देखते हैं तो अब हमारी सखियां याद रखेंगे, हमारे श्रोता याद रखेंगे। जानकी अम्माल की ये कृपा है कि किस तरह से उन सब चीजों को उन्होंने इजाद किया, आविष्कार किया, एक तरह से कह सकते हैं, या खोज की, किस तरह से शोध करके एक नई प्रजाति, उन्नत प्रजाति दी और देश को एक तरह से गन्ने के क्षेत्र में कहें तो आत्मनिर्भर ही बना दिया, है ना? जी। और फूलों की भी बात अगर करें तो जानकी अम्माल को फूलों से भी बड़ा प्यार था। तो जैसे कि आपने बताया कि उन्होंने फूलों पे भी बहुत रिसर्च किया, तो उन्होंने पीले गुलाब पर ज्यादा रिसर्च किया था। जी। और पीला गुलाब तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, तो दोस्ती का प्रतीक होता है, जिसको हमें दोस्त बनाना होता है, उसे हम पीला गुलाब भेंट करते हैं। लेकिन फिलहाल हम अगर एक गीत भेंट कर दे अपनी सखियों को तो कितना ही अच्छा होगा, संगीता जी। मैंने कहा फूलों
भाई हम तो यही चाहते हैं कि फूलों से कहें या आप तारों से कहें, आप बस यूं ही खिलखिलाती रहें, हंसते रहें सभी लोग, है ना? जी, और फूल रंग बिखेरते हैं तो फिर आज के मौसम में याद मेहंदी भी आती है रेणु जी, क्योंकि मेहंदी का रंग भी जब चढ़ता है तो बड़ा ही खूबसूरत लगता है। बहुत खूबसूरत लगता हाँ। है। और उसके साथ तरह तरह जो हम अलंकार बनाते हैं, फूल बनाते हैं, जो भी चीजें उकेरते हैं, वो अपने आप में मन मोह लेती हैं। आपकी गोरी गोरी हथेलियों पर जब ये सजती है तो वाकई अच्छी लगती है। मेहंदी, जिसे हम हिना भी कहते हैं संगीता, है ना, हाथों पर रचती है तो जाहिर है कि ये हाथों के साथ साथ पूरे श्रृंगार पर अपना मोहक असर डालती है। और ये हिना पूरे दक्षिण एशिया के साथ साथ भारत में भी इसको रचाने की पुरानी परंपरा है। हिना के नाम के प्राकृतिक पौधे जो झाड़ियों की शक्ल में होते हैं, इसकी हरी खुशबूदार पत्तियां तो तोड़कर सिल पर पीसकर हाथों में रचाई जाती हैं और अलग अलग सुंदर सुंदर आकृतियों को हथेली पर बनाकर कुछ समय सूखने के बाद धोने पर से ये सुर्ख लाल या हल्का लाल रंग आ जाता है। जी, और इसकी खुशबू भी बड़ी निराली होती है। कभी कभी थोड़ी मरून सी भी रचती है। किन्हीं के हाथों में तो हल्की भी रचती है और थोड़ी गहरी भी रचती है। पत्थर पर पिसती है, हथेली पर रचती है और अलग अलग रंग देती है। तो एक इसका जो स्वरूप है वो भारत में काफी अरसे से वैसे तो चलन रहा है, क्योंकि पहले देखिए एक हरे रंग का, और आजकल भी गोदना कहते हैं कि गोदना किसी हाथ में हथेली पर उसके ऊपर लगा बनाया जाता था, लेकिन वो काफी कह सकते हैं कि दर्द बहुत होता है उससे। जी, लेकिन वो एक उसका ही स्वरूप कह सकते हैं। तो एक प्रक्रिया है जिसे बदन पर कुछ ना कुछ लिखते हैं ये, तो हमेशा स्किन पर छप जाता है। और आजकल अगर देखा जाए तो टैटू की शक्ल में भी बहुत बनाया जाता है। तो ऐसा बनाते हैं तो ये कई बार ऐसा भी होता है कि केमिकल से बनते हैं जो छूटते नहीं हैं, तो वो हमारी त्वचा पर नुकसान भी कर सकते हैं। लेकिन हिना में ये बात नहीं होती। हाँ, लेकिन हिना वही होनी चाहिए जो हम पत्ती तोड़कर, उसके पत्तियों को तोड़कर और जो हम सिलबट्टे पर पीसकर, या आप कहें तो मिक्सी पर भी पीसकर जो प्रयोग में लाते थे वो। लेकिन अगर जो कोन में आते हैं उसमें बहुत हद तक रसायन मिले होते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि आसान होता है कोन में मिले हुए और उसको बनाना बहुत सुंदर होता है, आप मन चाहे उसमें कलाकृतियां कर लेती हैं अपनी हथेलियों पर, तो बहुत सुंदर लगता है। और देखा जाए तो आज हमारे देश में तो है ही, लेकिन भारत में मुगल काल से ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा और तभी से मेहंदी रचाने का चलन दिखने लगा। वहीं से दिखता है कि इसकी शुरुआत हुई। नारी श्रृंगार का ये अभिन्न अंग है और जिसके बिना कोई भी हमारे रीति रिवाज पूरे नहीं होते। कुछ एक मौक़ों पर, तीज त्योहारों पर, शुभ मुहूर्त में मेहंदी रचाई जाती है। और कभी कभी क्या, ज़्यादातर यही कहते हैं कि जब भी पूजा करनी हो, ख़ास त्योहारों पर हाथ में हिना लगी हो तो अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, पूरी तरह से उत्सव के लिए तैयार हैं। और इसी तरह से दुल्हन की मेहंदी भी बड़ी ख़ास अहमियत रखती है। और ऐसा भी कहते हैं कि जिसकी मेहंदी जितनी ज्यादा रचेगी उसके पति उसे उतना ही प्यार करते हैं, है ना? और जैसा कि हम बता रहे हैं कि पत्ती से जो मेहंदी लगाई जाती थी, तो उसी तरह से रेणु जी आपको याद होगा कि ये पत्तियां हम लोग कभी कभी सुखाकर भी रख लिया करते थे और फिर उसके बाद उसको पाउडर की तरह बनाकर कपड़े से छानकर और उसके बाद फिर उसका पेस्ट बनाकर लगाया करते थे। तो मेहंदी पहले तो बड़ी सादगी से लगाई जाती थी, लेकिन अब जैसा देखते हैं हम कि नए नए रोज डिजाइन आते चले जा रहे हैं और बड़े ही सुंदर भी लगते हैं। अब लड़कियां और औरतें ये तो मेहंदी लगाती ही हैं, साथ ही साथ पुरुष भी लगाने लगे हैं आजकल। हाँ, विवाह के समय तो बहुत सारी जगहों पर है। हाँ, खासकर लगाया जाता है। तो वो तो एक बात है ही है, साथ ही साथ व्यवसाय में भी अगर देखा जाए तो आजकल ये काफी चलन में है, खूब प्रचलन में मेहंदी, और हर कोई लगाना पसंद करते हैं। और कुछ इसके छापे भी आते हैं, तो छापे का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उससे बड़ी आसानी से लगाई जा सकती है। और कई बार तो किसी खास मैट टाइप का कह सकते हैं कि एक बनावट होती है, चाहे तो वो कागज में हो चाहे प्लास्टिक में हो, उसके अंदर बड़ी सुंदर डिजाइन बनाई जाती। तो अगर उसमें मेहंदी भर ली जाए तो अगर कोई चाहे तो उससे भी थोड़ी कुछ डिजाइन वही छापा होता है। और कुछ तो होते हैं जो लकड़ी के जो होते हैं वो अलग होते हैं, जिसको ब्लॉक्स कहते हैं। उसमें तरह तरह की डिजाइन बनी होती है, उसमें बहुत कलाकृतियां होती हैं और उनसे मनचाही अलग अलग तरह के आते हैं, जैसे कि ब्लॉक प्रिंटिंग, जिसको जैसे कि कपड़ों पर जिससे छपाई की जाती है, वो आजकल मेहंदी के लिए भी प्रयोग में लाया जा रहा है।
और भारतीय मेहंदियों की मतलब यानी अपने देश की हम बात करें तो पहले तो शादी में शाही घरानों में पहले मेहंदी उत्सव होता था, बहुत जोर शोर से मनाया जाता था। और अभी भारतीय मेहंदी में मोर, फूल, पत्ते, घुमावदार और घुंघराले सब पैटर्न देखने को मिलते हैं। और कैरी जिसको बोलते हैं, या और तरह तरह के फूल बनते हैं। हथेली के पीछे और उन पर हाथों में भी कई एकल पगडंडियों की तरह डिज़ाइन बनाई जाती है, जो बहुत भरी भरी दिखती है। और हाथों में दूल्हा दुल्हन की आकृति, पालकी, मंडप, कलश और शादी की रस्मों की कलाकृतियां भी बनाई जाती हैं। जी, और इस तरह से जो भारतीय मेहंदी की डिज़ाइन है वो तो ये है, अरबी मेहंदी की भी डिज़ाइन कुछ अलग सी होती है कि ये शैली इस शैली में गहरी लाइनें और आकारों के बीच ज़्यादा जगह रखने के लिए ये जानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस शैली की उत्पत्ति जो है खाड़ी देशों में हुई, और भारतीय मेहंदी से देखा जाए तो ये बिल्कुल अलग है। इसमें हाथों में भारी आवृत क्षेत्र, जिन्हें जो कवरेज कह सकते हैं, तो उससे अलग हटकर कम से कम बोल्ड कलाकृतियां शामिल की जाती हैं। इनके डिज़ाइन जो होते हैं वो बड़े नाजुक होते हैं, बड़ी ही सफाई से बनाए जाते हैं, और आउटलाइन जो होती है यानी बाहर की तरफ जो लाइनें खींची जाती हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ये शैली जो है, मुख्य केंद्र इसका यही है कि इनकी आउटलाइंस कैसे बने, इनमें अलग अलग डिज़ाइनें कैसे दिखे, हल्की डिज़ाइनें कैसे दिखे। तो लकीरें बहुत इसमें फाइन, बहुत पतली बनाई जाती हैं। इसमें मतलब जो आउटलाइन की जो बात कर रही हो ना, जो बाहरी जो रेखा बनाते हैं, जिससे कि घेरा बनाते हैं, बाउंड्री जिसको कह सकते हैं, वो जो होती है वो बहुत गाढ़ी बनाते हैं, चटक, लेकिन उसके अंदर शेड जैसा भरते हैं। वो बहुत बारीक बारीक होती है, ये इसकी बड़ी खूबी होती है। और इसीलिए इसके फूल पत्ते बड़े होते हैं, क्योंकि उसके अंदर उनको शेड भरने होते हैं ना जी। और हल्की भी इसे बना सकते हैं, क्योंकि जैसा कि ये अरबी मेहंदी ही है, अब जब हल्की बनती है तो कई बार लोगों को बहुत भरा भरा हाथ नहीं अच्छा लगता है, तो जिनको हल्की पसंद है वो हल्की एक बेल बनवा लेते हैं। जी हाँ, लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये पसंद नापसंद की बात है, लेकिन फिलहाल हमें लगता है कि एक पसंद का गीत और सुन लेते हैं। बिल्कुल। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। ओ हरियाली बन्नो, ले जाने तुझको भुइयां, आने वाले हैं सैया, थामेंगे आंखें भैया, गूंजेगी शहनाई, अंगनाई अंगनाई। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। गाए मैया और मौसी, गाए बहना और भाभी की, मेहंदी खिल जाए रंग लाए हरियाली बंदी। गाए फूफी और चाची, गाए
सारे अलग-अलग देशों का अपना तरीका है, जैसे कि अरब देशों में किस तरह से मेहंदी लगाई जाती है, कैसे उसकी डिज़ाइन होती है, ये तो हमने चर्चा किया। वैसे ही कुछ जगहों पे जैसे गुंबद, दरवाज़ों की कलाकृति और ये सब भी मेहंदियों में दिखाया जाता है और बड़ा खूबसूरत लगता है। जाली बनाई जाती है, जैसे दरवाज़ों पे नक्काशी होती है, उनको भी बनाया जाता है और इस यहाँ पर ख़ास तौर से काली मेहंदी का प्रयोग करते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत वो उभर कर आती है, वो जी, उसकी जैसे कलाकृति झरोखे है। बनते हैं ना, जी, ऐसे जी। बिल्कुल। तो बहुत ही सुंदर लगता है और इसी तरह से दोनों का एक मिश्रण भी होता है, जैसे हिंदू मतलब हमारे देश की और अरब की जो डिज़ाइन है उनको मिलाकर भी इसमें भारतीय और अरबी दोनों शैलियों का संगम मिलता है। ये फ्यूजन कह सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलती है। इसमें भारतीय मेहंदी के जो पैटर्न है उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। रूपरेखा अरबी मेहंदी की तरह गहरी की जाती है और भारतीय शैली में दुल्हन को छोड़कर बाकी सब इस शैली की मेहंदी अपने हाथों में लगाते हैं, क्योंकि इस शैली में हाथ न तो ज़्यादा भरे हुए दिखाई देते हैं और ना ही ज़्यादा खाली। जी, और मोरक्को जो है वो जी। भी जगह बहुत प्रसिद्ध है मेहंदी के लिए, तो मोरक्कन मेहंदी कह सकते हैं कि उसकी एक अलग डिज़ाइन होती है। ये भी इसलिए ख़ास जानी जाती है कि इसे पुरुष और स्त्रियाँ दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी डिज़ाइन जो होती है वो दोनों ही लगा सकते हैं। ख़ासकर जो लोग टैटू बनवाने में ख़ास रुचि रखते जी। हैं, तो इस शैली में ज्यामितीय आकार के यानी त्रिकोण भी बनते हैं, चौकोन, गोलाकार और पारंपरिक जनजातियाँ जो यहाँ की हैं उनके पैटर्न भी बनाए जाते हैं और हीरे के आकार भी दिए जाते हैं। हीरे का जो कटाव होता है तो जी। उसके आकार भी दिए जाते हैं। दोनों हाथों में एक ही समान डिजाइन बनानी पड़ती है, यही इस शैली की खासियत है। खासियत है। जी। बहुत सारी खासियत तो होती ही है, इस पर हम मुगलई मेहंदी की बात ज़रूर करेंगे, लेकिन संगीता ऐसा है कि हमारे देश की खासियत है कि हमारे यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। हाँ। तो केवल सर्दी और गर्मी, बारिश ऐसा नहीं होता है। तो ये जो 6 ऋतुएं हैं, तो आज पहेली का दिन है, तो हमने सोचा कि कोई पहेली न बूझ के हम अपनी सखियों से यही पहेली बूझ रहे हैं कि इन 6 ऋतुओं का नाम बताइए और हम कार्यक्रम जारी रखते हैं। तो 6 ऋतुएं कौन-कौन सी हैं ये लिखकर हमें फेसबुक पर भेजें आप, तो हमें अच्छा लगेगा। तो हम बात कर रहे थे मुगलई मेहंदी की। ये डिज़ाइन जो होती है सबसे पुरानी और पारंपरिक है। इस शैली में हथेली के केवल एक छोटे से भाग को ही खाली रखा जाता है, यानी छोड़ दिया जाता है और पहले इसमें मंदिरों और गुंबद के आकार को बनाया जाता था। फिर फूल पत्तियां, कैरी, मोर के पंख के आकार बनाने लगे और डिज़ाइन भी कभी-कभी कोहनी तक मतलब कोहनी की तरफ आगे से नहीं बनाए जाते। हाँ, है मतलब ना? जब कोहनी से आगे की तरफ, जी, हाँ। शुरू की जाती है तो ऐसे हाँ, उंगलियों से शुरू। उंगलियों से शुरू करते हैं, यानी कोहनी की तरफ से नहीं शुरू करते हैं। तो ये सब कुछ खासियत है और इसी तरह से फिर डिज़ाइन बनती है। जी, और फिर देखिए दौर इतना बदला कि अलग-अलग तरह की मेहंदी तो है ही है, लेकिन वेस्टर्न मेहंदी इसके अतिरिक्त भी है और ग्लिटर मेहंदी जो थोड़े ही समय में कहते हैं कि छूट जाती है। जी। बस लगाइए बड़ी सुंदर लगती है, कुछ लाल या मरून रंग की रचती है और जी। कुछ चमकदार भी होती है। उसके किनारों पे अगर देखा जाए तो अलग रंग के प्रयोग भी किए जाते हैं, जैसे हरे रंग का प्रयोग किया जी, जा सकता है। बिल्कुल। तो इसे फ्लोरल मेहंदी, टैटू मेहंदी और इस तरह की अन्य प्रकार की जो डिजाइन्स हैं इनमें वो देखने को मिलती हैं। और जो हिना है उनकी जो पत्ती पीसी जाती है, तो चूंकि ये प्राकृतिक होती है तो ये बहुत ही सुंदर होती है। इनका इससे अगर कहें तो किसी तरह का कोई तालमेल नहीं होता। जी। कुछ केमिकल जो होते हैं वो तुरंत वैसे तो रंग ला सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं और रसायन मिलाए जाते हैं, केमिकल्स मिलाए जाते हैं, लेकिन इन्हें देखना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हाथों पे रचने के बाद फिर उसमें लाल लाल हाथों में, हथेलियों में दाने पड़ जाते जी हैं। हाँ, बल्कि जैसे जलने के लिए फफोले पड़ते हैं, वैसे बहुत छोटे-छोटे बन जाते हैं और जलने लगती है। तो इस सब चीज़ों का ख्याल रखें। हाँ। अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है तब तो बिल्कुल भी इस तरीके की मेहंदी का प्रयोग ना करें, क्योंकि अगर हम त्वचा की दृष्टि से बात करते हैं, जो प्राकृतिक मेहंदी की हम बात कर रहे हैं, पत्तियों की, उन्हीं का प्रयोग करें। और हमारी सखी बहुत अच्छा लिखकर भेज रही हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ सौंदर्य निखारने में तो मददगार होती ही है, बल्कि स्वास्थ्य की बात करें तो खून साफ करती है, घुटनों या जोड़ों के दर्द की समस्या भी बहुत हद तक दूर करती है। मेहंदी में दही, आंवला पाउडर, मेथी पाउडर मिलाकर घोल तैयार करें और इसे बालों में लगाएं। हाँ, तो कंडीशनर। बालों में भी लगाया जाता है और मैं फिर इसी तरह से इसकी तासीर चूंकि ठंडी होती है, तो इसमें जो इसके पत्ते इसीलिए सावन में प्रयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि उस समय हमारा शरीर जो होता है वो गर्म होता है बारिश के मौसम में। तो ये एक तरह से हमारे पैर के तलवों में पहले लगाई जाती थी, पूरी लेप लगा दिया जाता ठंडक था, के लिए, हाँ, ताकि आपके आंखों तक उसकी तरावट पहुंचे। तो ये एक इसका बहुत ही वैज्ञानिक पहलू ये भी है कि सौंदर्य के साथ साथ, खूबसूरती के साथ साथ ये हमारे स्वास्थ्य
के लिए भी मददगार साबित होती है। इसीलिए खास तौर से सावन में हम लोगों के यहाँ इसका प्रयोग किया मेहंदी जाता है और बहुत सारे लोकगीत भी इस पर बनाए गए हैं, है हाँ, ना? हाँ। जी, और ये भी है कि जब मेहंदी रचाते हैं हम तो जी। उसका बड़ा जतन करना पड़ता है कि ये हाँ। मतलब बिल्कुल छूटे ना, और जितने जी। समय तक के लिए रखनी है तो उतने समय तक रह जाए। तो इसके लिए अच्छा रंग आ जाए तो सूखने के बाद इसे बिल्कुल रगड़ कर ना धोएं, बल्कि धीरे धीरे से कोई धार वाली चीज है जैसे परतदार, तो उससे निकाल सकते हैं। जी। और अगर चाहें, क्योंकि वो लगने के बाद आजकल चूंकि बारीक डिजाइन होती है, जी, जी। पतली डिजाइन होती है, तो वो छूटने लगती है। तो उस पर चीनी और थोड़े से नींबू के रस को अगर मिला करके एक पतला घोल बनाकर उस पर थोड़ा थोड़ा रुई के फाये से अगर लगा जी। देंगे तो उससे भी रंग बड़ा अच्छा आता है और बहुत देर तक लगी रहेगी, नहीं तो लगी सूखने के रहेगी। बाद वो झर जाती है। हम्म। तो ये सारी चीजें तो है ही। उसके साथ साथ एक बड़ी मजेदार बात है, पहले तो, अब तो दस्ताने आ गए, हम लोग पहले क्या होता था जब लगाते थे तो बाल धोना हो या कोई और काम करना हो तो पूरे उस पे पॉलिथीन ऐसे चढ़ा लेते थे कि कहीं से पानी न लगने पाए। और ऐसा भी कहते हैं आज अगर मेहंदी लगाई है तो आज तो बिल्कुल पानी और साबुन मत इस्तेमाल करना, तो बहुत अच्छा रंग चढ़ेगा। कोई कहता था सरसों का तेल लगा लो, कोई कहता था आम के अचार में जो तेल होता है वो लगा लो, कोई कहता था देशी घी। तो कुछ कुछ प्रयोग किए जाते थे। कुछ कहते थे कि तवे पर लौंग डाल के हाँ, उसको गर्म कर लो, उस पे हाथ सेक लो, जब हरी रहे मेहंदी, मतलब आपकी गीली वाली जब लगी हो तो इस तरीके के बड़े मतलब टोटके किए जाते थे। या अब लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अंदर आपके शरीर में गर्मी है तो वो गर्माहट से रच जाती है। जी। तो हमें उम्मीद है कि सखियों को अच्छा लगा होगा और आपकी भी बचपन की बहुत सारी यादें होंगी मेहंदी से जुड़ी हुई, क्योंकि भाई हम लोग के तो बचपन में ऐसे जब ये पीसने वाली जो होती है मेहंदी, उसको ऐसे पीस के और हाथ में रख दिया जाता था और कहा जाता था मुट्ठी बंद कर लो। हम मुट्ठी बंद कर लेते थे और दोनों हाथ मुट्ठी बंद कर दी जाती थी और यूं ही तलवों पर लगा दिया जाता था और लेट जाते थे हम लोग, छोटे छोटे थे तो बस, और रच जाती थी तरह तरह की डिजाइन, जैसी भी ऊटपटांग जैसी बन जाती थी। अब धीरे धीरे इसमें बहुत ज्यादा इसका परिष्कृत रूप हम देख रहे हैं, तो उसका अपना मजा था, इसका अपना मजा है। जी, लेकिन मेहंदी लगाने के बाद एक चीज का बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि तुरंत पानी में ना हाथ डालें। अच्छा। और जी, हमने तो सोचा संगीता कहोगी कि मेहंदी लगाने के तुरंत बाद एक गीत सुन लेना चाहिए, ऐसा? तो वो भी सुनवा देते हैं। डाली से नाता तोड़ के अपना रस रंग निचोड़ के सोने हथेली
तो रंग लाती ही है, और ऐसे ही हम भी जब किसी से मिलते हैं तो वो भी हमारे ऊपर कुछ अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं, है ना? जी। अपने व्यवहार की, अपने बातों के अंदाज की, अपनी एक शैली की, और हर तरीके से हर कोई व्यक्तित्व कहीं ना कहीं से अपनी एक अलग पहचान बनाता है, और दूसरे के ऊपर उसका असर भी पड़ता है ना? जी बिल्कुल पड़ता है, और यही जो है वो क्षमता बहुत जरूरी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वर या संवाद, उनमें मधुरता बड़ी ही आवश्यक है। बिल्कुल। जी। वैसे भी हम जब बात करते हैं तो कभी कभी बड़े असहज हो जाते हैं, है ना? कि बात को समझे बिना ही अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि ये सामने वाला ऐसा ही कह रहा है, हम उसकी बात को समझते ही नहीं है या उसके भाव को नहीं समझते हैं। तो भाषा तो जो है विचारों की अभिव्यक्ति के लिए है, लेकिन जब इसका प्रयोग हम सकारात्मक क्षमता के साथ करते हैं, सकारात्मक सोच के साथ करते हैं, संतुलित ढंग से करते हैं, तो ये कविता, गीत, गजल यानी जुबान से निकला हुआ शब्द संगीत में हो जाता है, जो बहुत सुकून देता है। कहते हैं ना, गायन और संगीत में इतनी शक्ति है कि बीमार आदमी भी अच्छा होने लगता है। जी क्या बात है। और शब्द जब कोमलता से बोले जाते हैं तो सुरों में ढल जाते हैं, रेणु जी कह सकते हैं, और सुनने वाले पर अपना प्रभाव डालते हैं। तभी तो किसी की प्यार से कही हुई देखिए कोई बात होती है तो वो ताउम्र याद रहती है। वहीं अगर कोई कड़वे वचन किसी को कहता है तो वो भी जीवन के अंत तक उसका पीछा नहीं छोड़ते, मतलब याद रह जाती है। फिर वही बात आ जाती है कि एकाएक हम ऐसे व्यवहार क्यों करने लग जाते हैं। कभी कभी हम खुद से भी पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। कभी कभी तो व्यक्ति बोलने के बाद ये सोचता है कि उसकी प्रतिक्रिया देने के तरीके में बदलाव क्यों आ गया, जबकि वो पहले ऐसा नहीं होता। जी बिल्कुल, बिल्कुल है। और ऐसा इसलिए आपको आत्मचिंतन इसके लिए बहुत जरूरी है संगीता, है ना? कि आखिर ऐसा क्यों हो गया, या हमने कहा जो वो बात संप्रेषित क्यों नहीं हुई। क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारे शब्दों में वो प्रभाव नहीं था, या हमने गलत शब्दों का प्रयोग किया, या हमारे लहजे में कोई फर्क था, यानी कि हमारे बोलने का अंदाज कुछ अलग था, है ना? क्योंकि शब्द बहुत ही कह सकते हैं कि मायने रखते हैं। शब्द मायने रखते हैं, बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, उनका बहुत अर्थ का अनर्थ भी करते हैं। लेकिन वहीं जो लहजा होता है, यानी बोलने का जो हमारा तरीका होता है, जहाँ कहाँ हमको सही ढंग पे रोकना है, अपने उसको पॉज देना है जिसको कहते हैं, या कहाँ पर ज्यादा जोर देना है और कहाँ नहीं देना है, इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे हम लोग अक्सर पहले भी बात की है, अच्छा तो आ गए, तो अगर तो लगा दिया तो देखिए किस तरह से मायने बदलता है। या अच्छा तो आप भी, तो जैसे हमने यूं ही बोल दिया भी, तो ये सब चीजें बिल्कुल मायने बदल देती हैं। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। तो मतलब परिवेश कोई भी हो, जिसके हिसाब से हमारा व्यक्तित्व कब कैसे परिवेश में बदल जाता है हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन इस पर हमें ध्यान रखना चाहिए, और हमें व्यक्तित्व के हिसाब से परिवेश बनाना चाहिए। लेकिन ऐसा कम हो पाता है, जाने अनजाने हम सभी पर अपने आसपास के वातावरण का प्रभाव पड़ता है, और कुछ समय बाद हम उसमें ढल जाते हैं, जो व्यवहार में हमारे दिखने लगता है। और इसके लिए हमने जैसे कहा ना कि आत्म अवलोकन, आत्मविश्लेषण, आत्मचिंतन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है कि हमें परिवेश को अपने हिसाब से, लेकिन अपने हिसाब से का मतलब नहीं खराब, अच्छा वाला परिवेश आप अपने हिसाब से बनाएं और बहुत खूबसूरत सा वातावरण अपने पास बनाएं। जी, और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हम आत्मचिंतन बिल्कुल भी नहीं करते। तो अगर थोड़ा समय उसके लिए भी निकाला जाए तो शायद हम ये समझ पाएंगे कि हमने कहाँ गलतियां की। तो बड़ी होती है ये बातें। और कभी कभी पारिवारिक जिम्मेदारियां जो होती हैं वो भी बड़ा महत्व रखती हैं। बच्चों में ऐसी भावना, ऐसी शैली का विकास हो कि वो मधुर वचनों से सबका मन मोह सकें, और वयस्क होने पर परिवार का बोझ उठाने पर किसी भी तरह से असंयमित न हो सकें। तो परिवार से ही परिवेश बनता है जहाँ हर उम्र के लोग रहते हैं। मीठे वचन, अच्छे परिवेश से ही ऐसे अच्छे परिवार की रचना होती है, या एक अच्छे परिवेश की रचना होती है। और वचनों का तो खासा मोल है, औरों को बिना कुछ खर्च किए ही हम सुख दे सकते हैं। तो वचन ऐसे हैं, बोलने के तरीके ऐसे हैं कि बहुत सारे जख्म भर देते हैं। तो समय कुछ अगर अटपटा सा हो, कोई बात बड़ी अटपटी सी हो, तो भी अगर भाषा संतुलित है, अगर हम ठीक तरीके से बोल रहे हैं, तो वो बड़े से बड़ा जख्म भी भर देती है। बिल्कुल, इसीलिए तो कहा गया कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल लगे आपहु शीतल होए। और वैसे देखा जाए तो ये इतना कठिन भी नहीं है संगीता। बस जैसे कि अगर किसी को प्रतिक्रिया देनी है, और खास तौर से अगर जरा भी उसमें नकारात्मक चीजें हैं या कहीं से खटास आने की संभावना है, तो आप उसमें रोक दें, उसको वहीं पर सोच लें,
कि क्या हम ये बोलें या नहीं बोलें, क्योंकि उसका असर ज़बरदस्त होता है। हम बार बार ये कह रहे हैं, तो शायद हम ऐसा करने से बच जाएंगे या स्थितियां बिगड़ने से बच जाएंगी। यानी विचारशीलता, परिस्थिति विशेष के समझे बिना तुरंत प्रतिक्रिया बहुत घातक होती है। तो इसमें नुकसान होता ही है। आपको उस समय जरूर लगेगा कि अरे वाह, हमने तो अपने मन की बात कह ली, मैं नहीं रुकती या मैं नहीं रुकता हूँ, मैं तुरंत दान महाकल्याण वाले उसमें हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। आप बाद में जब सोचेंगे तो आपको भी तकलीफ होगी कि हमने ऐसा क्यों कहा। तो बेहतर है कि जब भी कभी इस तरह से अगर आप थोड़ा भी उत्तेजित हों या थोड़ा आप में रोष आ रहा हो, क्रोध आ रहा हो, तो अपने वचन को, अपने वाणी को थोड़ा सा विराम दे दें, अल्प विराम ले लें, है ना। और वो विराम जब हम ले लेंगे तो उसके बाद फिर समझ में आएगा कि हमने बड़ा ही अच्छा किया। बिल्कुल, बहुत अच्छा ये लगेगा। बहुत जरूरी है। तो उस समय को ना देखें, उस पल को ना देखें, बल्कि थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि ये बोलना सही रहेगा या ये बोलना सही नहीं रहेगा। और इसके पीछे एक चीज है रेणु जी की अहम की भावना बहुत होती है। कभी कभी ये भी होता है कि थोड़ा सा कुछ किसी ने कह दिया तो फिर सही गलत हम समझना ही नहीं चाहते और अपनी प्रतिष्ठा का विषय उस बात को बना लेते हैं, जिद पर अड़ जाते हैं कि भाई ये बात चाहे कितनी भी गलत हो लेकिन इसका प्रतिकार हमें करना ही करना है। तो ऐसा बच्चों और अभिभावकों में भी अक्सर देखने को मिलता है, घर में भी देखने को मिलता है, किसी सामूहिक जगह पर अगर हम चले जाते हैं, क्रियाकलाप के दौरान भी देखने को मिलता है। छोटे बच्चे पार्क में जाते हैं तो वहां भी देखने को मिल सकती हैं इस तरह की बातें। बच्चों में अगर कोई जिद्दी हुआ तो सीधे बच्चे तो फिर अपना खिलौना नहीं देना चाहते, कई बार खिलौनों के लिए लड़ाई हो जाती है। तो सीधे रहेंगे वो तो चुप हो जाते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा ये देखेंगे कि भाई हमें तेज बोलने से या गुस्सा हमारी बात पूरी हो जाती है, हमारी बात पूरी हो जाती है, तो फिर उसी तरीके से वो ढलते भी चले जाते हैं और ये आदत बन जाती है। और ये सिर्फ बचपन तक नहीं सीमित रहती है, बल्कि ये बड़े होने तक आपका साथ नहीं छोड़ती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि बचपन में ही इस आदत को छोड़ दें। और कभी कभी जो हम अपनी प्रतिक्रिया है उसमें हमारा स्वर बदलता है, जैसे कि अभी ये बात हुई, जैसे तुमने कहा ना, जोर बोला तो पता है हमारी बात पूरी हो जाएगी, तो बस हम तेजी से अपना स्वर ऊंचा कर लेते हैं और उसमें बोलते हैं। तो बेहतर है कि अपने स्वर पर भी जरूर लगाम दें, उसको रोकें। और क्या तुम कुछ इशारा कर रही हो? लेकिन हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है, पता है, बहुत अच्छा लिखा है। संवाद में मधुरता एक ऐसा आधार है जो संबंधों को मजबूती देता है। अगर संबंधों में मधुरता नहीं होगी और कटुता रहेगी तो संबंध बिगड़ने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए हमें संवाद में कटुता से बचना चाहिए। ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे संबंध बिगड़े, क्योंकि संबंध जितने मजबूत होंगे उतना ही हम सबके लिए अच्छा होगा। इसीलिए कहा गया, मीठा मीठा बोलो। लोगों का अगर जितना दिल हो सके, जितना भी दिल है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद जी। और ऐसे ही देखा जाता है तो बच्चों में चिड़चिड़ापन भी हो जाता है, क्योंकि बच्चे जब उनकी आदत बन जाती है कि भाई जो भी चीज है उसकी जिद करेंगे तो वो हमें मिल ही जाएगी, तो फिर वो चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। तो बोली जो है वो बहुत संभालनी चाहिए। छोड़िए। हाँ? क्यों? क्या किया है मैंने? क्या किया? पास से शुरू करना था ना? और तुमने कहाँ से किया? नी से? अच्छा बाबा, लो पास से शुरू करती हूँ। बोले सुरीली बोलियां, बोले सुरीली बोलियां, खट्टी मीठी आँखों की रसीली बोलियां, खट्टी मीठी आँखों की रसीली बोलियां, बोलिए सुरीली बोलियां, बोलिए बोलिए सुरीली बोलियां। रात में गोले चांद की मिस्री,
सा गा मा पा पा म ग म ग नि सा म गा पा द प म ग म ग पा नि दा पा गा पा म गा म गा पा नि सा रे सा नि दा पा म पा गा म गा सा पा गूंज रहे डूबते साए साए डूबते साए गूंज रहे डूबते साए शाम की खुशबू हाथ लाए गूंज रहे हैं डूबते साए शाम की खुशबू हाथ लाए गूंजती आँखों की नशीली बोलियाँ गूंजती आँखों की नशीली बोलियाँ बोलिए सुरीली बोलियां बोलिए बोलिए सुरीली बोलियां खट्टी मीठी आंखों की रसीली बोलियां खट्टी मीठी आंखों की रसीली बोलियां बोलिए सुरीली बोलियां बोलिए बोलिए सुरीली बोलियां सुरीली बोलियां अपना असर दिखाती हैं, लेकिन जब हमारी ये सुरीली बोली थोड़ी सी असहज हो जाए तो थोड़ा सा आत्मचिंतन, जैसा हम कह रहे हैं बार बार, वो ज़रूर करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पे काम का बोझ ज़्यादा है, कोई और स्थिति परिस्थिति ख़राब है, आपके आसपास कोई दिक्कत है, उसको सुलझाने का प्रयास करें। अगर समय की कुछ दिक्कत लग रही है तो उस पर भी थोड़ा सा जिसको कहते हैं आजकल समय का नियोजन करें या टाइम मैनेजमेंट अपना देख लें और थोड़ी सहनशीलता बढ़ाएं, सहिष्णुता बढ़ाएं और ये मान कर चलें कि समाज में हम हैं तो सबकी हमें ज़रूरत है, तो हम उनके साथ किसी न किसी तरह से एडजस्ट करें और एक तरह से समायोजित करें अपने आप को, तो भी देखिए कितना खूबसूरत हो जाएगा पूरा माहौल। जी। और आज बात करनी है रेसिपी व्यंजन। की। हाँ बिल्कुल, अपनी जी सखियों को नहीं, और बताना। मेरी सखियों ने बता दिया है कि ये 6 ऋतुओं का नाम लेकर सारी सखियों ने और हमारे सखाओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हाँ। तो हम लोग अच्छा पहले एक रेसिपी बता दो। हाँ, एक क्या रेसिपी बता रहे हो? बता देते हैं, दाल मखनी बता देते क्या हैं बात हमारी है? सखियों को। काली उड़द की दाल, पहले सामग्री आप लिख लें। जी। काली उड़द की दाल आधा कप, काले चने 1/4 कप, या चने अगर नहीं लेने हैं तो राजमा या लोबिया भी ले सकते हैं, सब भीगे हुए होने चाहिए। और इसके साथ टमाटर 3 या 4 ले लें, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लें, उसको कद्दूकस कर दें, 2 हरी मिर्च ले लें, खाने वाला 1/4 चम्मच, छोटी चम्मच सोडा ले लें, हल्दी, जीरा, हींग 1 पिंच, मेथी 1/4 चम्मच ले सकती हैं, और धनिया 1 चम्मच, 1/4 लाल मिर्च, देसी घी थोड़ा सा, यानी कि 1 या 2 टेबल स्पून जितना आप खाते हैं, नमक स्वाद अनुसार ले लें। खड़ा गरम मसाला है तो बहुत अच्छी बात है, वो भी ले लें। उसमें खड़े गरम मसाले में 2 इलायची, 7 या 8 काली मिर्च ले सकते हैं, 3-4 लौंग का टुकड़ा लौंग ले सकते हैं, और छोटी सी 1 दालचीनी का टुकड़ा भी ले सकते हैं। हरा धनिया बारीक काट लें, और 1 या 2 टेबल स्पून मक्खन भी जरूर ले लें। 1 टेबल स्पून जो गरम मसाले हैं उनका पाउडर ले सकते हैं। तो जो खाने वाला सोडा है और नमक, ये डालकर भीगी हुई दालों को 2 कप पानी कम से कम डालिए, जितना अभी हमने अंदाज बताया उस हिसाब से 2 कप पानी ठीक है। तो और वैसे अगर थोड़ा सा गाढ़ा पतला आप अपने हिसाब से भी देख सकती हैं, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इसे, क्योंकि अगर आप बहुत तेज, आपने गैस की आंच बहुत तेज कर दी है और जल्दी से उड़ गया तो फिर आपको ज्यादा पानी डालना होगा, और आप धीमी धीमी आंच पर सेक रही हैं तो उतनी तेजी से नहीं उड़ेगा। जी, और फिर ये गल भी जाएगा। तो एक कुकर में बस 1 ही सीटी आने दें और गैस धीमी कर दें। थोड़ी देर बाद उसको, थोड़ी देर तक उसको बंद रखें। फिर एक तरफ आप तड़का तैयार कर सकते हैं, कढ़ाई में घी डाल दीजिए।
लीजिए, क्योंकि घी से थोड़ा अच्छा स्वाद आता है, तो घी डालेंगे तो दाल में बहुत अच्छा रहेगा। तो उसके उसके गर्म होने पर जीरा डाल दें आप। अगर जीरा साबुत डालना है तो वैसे भी डाल सकते हैं, पिसा हुआ डालना है तो वैसे भी डाल सकते हैं। जो हींग आपने थोड़ी सी ली है वो डाल दें, और सबको हल्का सा जब भुन जाए यानी, तो हल्दी और धनिया पाउडर इसमें डालें। फिर टमाटर, अदरक और मिर्च का पेस्ट भी डाल दें। मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनना है और ये देख लें कि उस पे घी ऊपर आने लगे। उसके बाद इलायची, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी जिसका पाउडर आपने रखा हुआ है, थोड़ी सी लाल मिर्च भी उसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपको खाना पसंद है तो जी। और दालों को मसाले में मिला दें, यानी कि जो मसाला आपने बनाया है उसे दाल में डाल दें। और इसमें जो मैंने शुरू में बताया कि काले चने अगर लेने हैं तो 1/4 कप ले सकते हैं, या फिर राजमा और लोबिया भी ले सकते हैं, लेकिन उड़द की दाल तो आधा कप लेनी ही लेनी है। क्योंकि राजमा जैसे अगर हम उबालते हैं तो वो बिल्कुल अलग अलग रहता है, पानी में अच्छे से घुलता नहीं है। और जब हम ये उड़द की दाल डालते हैं तो उसका घोल जो होता है वो बहुत अच्छा पेस्ट बनता है, ग्रेवी जो होती है उसकी, तो वो एक दूसरे में एक रस हो जाती है, तो पूरा मसाला जो है वो अच्छे से भिन जाता है। तो उसका स्वाद बहुत अलग आता है। और उस पर चाहे तो ऊपर से थोड़ा सा धनिया गार्निश कर सकते हैं और मक्खन भी डाल सकते हैं, चाहे नहीं करें ही बहुत अच्छा लगेगा। और इसके साथ ये जो बात है ना, जैसे इसमें हम राजमा जब बनाते हैं तो इसमें जैसे उड़द की दाल डालते हैं, ऐसे ही जब आप सफेद वाले चने बनाते हैं, छोले भटूरे वाले चने, तो उसमें भी इसी मात्रा में कुछ 1 मुट्ठी, अगर आपका जैसे है, अगर 250 ग्राम है चना बना रही हैं तो उसमें आप 1 मुट्ठी करीब बेसन की चने की दाल को भी भिगो के उसमें डाल दें, तो उसकी भी जो उसका मसाला बनता है वो खूब अच्छा थिक बढ़िया मिलता है, और उसके चने में चारों तरफ ऐसे लिपट सा जाता है। तो उसको भी डालेंगे, जैसे उसके लिए चने की दाल बहुत अच्छी है तो बहुत स्वाद आ जाता है उसमें, और उसका सोंधापन भी आ जाता है। तो इस तरह से बढ़ा सकते हैं अपने खाने के स्वाद को। हाँ, और बेसन की आपने याद दिलाई तो बेसन से याद आया कि बेसन के गट्टे भी हमारी सखियां बनाती हैं, लेकिन होता ये है रेणु जी कि बनाने के तरीके तो वही है कि मसाला भून करके उसमें बेसन के गट्टे आप डाल दीजिए उबले हुए, लेकिन वो बड़े सख्त हो जाते हैं। तो सखियों को बता दें कि जब बेसन आप जब उसके बेसन को मारती हैं तो उसे दही से साने। हाँ, तो गट्टे आपके हमेशा मुलायम रहेंगे। नमक और उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल दें। हींग तो डालेंगी ही डालेंगी। लेकिन ये बात बड़ी अच्छी है कि अच्छा थोड़ा सा खट्टापन भी आएगा, स्वाद बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन एक बात है संगीता, यहाँ बता दें कि हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखकर भेजा है 6 ऋतुओं के नाम। तो एक बार हम बता दें, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शीत ऋतु। शीत ऋतु को शिशिर भी कहा जाता है। तो ये 6 ऋतुएं हैं, और हम बड़े समृद्ध हैं कि हमारे देश में 6 ऋतुएं बड़ी समान मात्रा में आती हैं, है ना? जी, हमारे श्रोता लिख रहे हैं तो हमें भी बड़ी खुशी होती है। और अब क्या बताने जा रही हूँ? अब मैं ये सोच रही थी कि सखियों को दाल मखनी तो बता दिया, नान के विषय में और क्या खाएंगे किस चीज से? जी, तो मैदे की अगर ना बनाना है तो आटे की बना ले, लेकिन घर में कढ़ाई में बना सकते हैं। अच्छा, अरे कढ़ाई है मोटे परत की, तो कढ़ाई आप गैस पर रख दें, उसमें कुछ भी नहीं डालना है, बस उसकी रोटियां बना करके आप किनारे किनारे पे उसको चिपका दीजिए, लेकिन उसको पलटना नहीं है। तो जब वो एक तरफ से जब पूरी सिक जाए तो उसको पलट करके दूसरी तरफ से उसको सीधा गैस के फ्लेम पे सेकना है। अच्छा, तो ऐसे बहुत भाई ठीक से बताओ, ऐसे कैसे? ये जैसे तुमने आटे की, तो फिर तो सीधी सीधी रोटी बन गई। नहीं, वो कढ़ाई में चिपका देंगे तो क्या उसको मतलब पहले कैसे गूंदेंगे या क्या होगा? गूंदने के लिए सामान्य आटा रोटी जैसा? सामान्य। क्यों इसको नहीं हम थोड़ा सा दही से अगर साने और थोड़ा सा उसको फर्मेंट करें तो अच्छी और मुलायम बन सकती है। जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। नहीं चाहे कैसे बताना पड़ेगा। अच्छा देखो, आटे के लिए हमें लगता है खास तौर से अगर आप आटे की नान बना रहे हैं तो उसको 2 बार अच्छे से बहुत बारीक छन्नी से छान लें, तो मैदा तो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा और वो उसका स्वरूप आ जाएगा, तो आपको अच्छा लगेगा। नहीं तो लगेगा रोज भी तो हम ऐसी ही रोटी खाते हैं रोज, तो आज भी वैसी हुई तो क्या फर्क रहा। तो उसको थोड़ा 2 बार ज्यादा बारीक कपड़े से छान लें या बारीक छन्नी से छान के तब उसकी बनाएं। और थोड़ा सा नमक डाल लें, और दही भी 2 चम्मच डाल लेंगे तो थोड़ा सा खटास सा आ जाएगा और अच्छा लगेगा। जी, जैसे हम लोग भटूरे में बनाते हैं। हाँ, तो इस तरह से नान और नान जो कढ़ाई की बात कर रही हो संगीता, उसमें एक बात और बता दें सखियों को कि जो हाथ से ऐसे बनाते हैं, जब उसको या तो बेलती हैं आप, बेल रही हैं, या हाथ से ऐसे एक दूसरे की थाली जैसे ताली बजा के हम बनाते हैं, वैसे अगर बना रही हैं पानी लगा के, तो जब आप कढ़ाई में उसको चिपकाती हैं जिस तरफ से, उस समय थोड़ा सा पानी जरूर लगा दें उसमें खूब अच्छी तरह से, तब वो चिपकेगी भी और पानी सूखने तक वो धीरे धीरे अंदर तक सिक भी जाएगी अच्छी तरह से। आंच का भी ध्यान रखना है। हाँ, आंच बिल्कुल धीमी रखें ताकि अंदर तक वो सिक जाए, और मोटी
तली वाला या मोटी कढ़ाई होनी चाहिए, बहुत हल्की नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से कर सकती हैं। इसके साथ साथ एक बात और है कि अगर आपके पास जैसे पुराना बेकार कुकर है, तो चौड़ा बड़ा कुकर हो जैसे 5 लीटर वाला, जिसमें आपका हाथ जा सके, आप जले नहीं, उसको भी आप कढ़ाई की जगह इस्तेमाल कर सकती हैं। तो उसमें भी अंदर आप जैसे बिल्कुल अंगीठी जैसा, जैसे जो चूल्हा होता है ना नान वाला, वैसा ही बन गया वो एक तरह से। आपने उसको गैस पर रखा और उसके अंदर जो है चारों तरफ आप लगा दीजिए और सेक लीजिए। तो इस तरह से भी नान बन सकती है घर पे अच्छी सी, जी। और ओवन नहीं है तो पिज्जा भी बना सकते हैं। ऐसा फटाफट बता दो। कुकर में ऐसा? हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब हमने कुकर का नाम लिया और संगीता हाजिर हो गई संगीत मतलब कुकर के प्रयोग के लिए। चलो चलो बताओ। तो बड़ा कुकर होना चाहिए। अच्छा, और मतलब कितना बड़ा? 5 लीटर वाला। हाँ ठीक है। क्योंकि वो जो पिज्जा ब्रेड होती है वो छोटी ही लें। और उसको जिस तरह से आपको बनाना है, उसमें जिस तरह से आपको सॉस वगैरह लगाना है, जो चीजें सजानी है, चीज डालना है, जो भी करते हैं, और उसके बाद उसको कुकर में कुछ भी नीचे न रखें, सीधा कुकर में रख दें और उसके बाद कुकर की सीटी जो है वो भी उसी में रहने दें। 2 से 3 मिनट बस उसको रखें या 4 मिनट, बहुत ही अच्छा सीख जाता है। अरे लेकिन उस पे मतलब ये आधा आधा बता रही है संगीता, अगली बार आना तो फिर ठीक से बताना। क्यों भाई, पिज्जा पे क्या क्या डालेंगे? पिज्जा में आप डाल सकती हैं, मतलब बाजार वाला आप बोल रहे हो लाने को? हाँ, गाजर भी डाल सकते। नहीं, बाजार में एक जो पिज्जा की जो वो होती है ना, एक सॉस होती है, वो तो हम ऊपर लगाते ही लगाते हैं। अगर वो नहीं है तो टमाटर की प्यूरी भी लगा सकते हैं। और उसके बाद उसको जैसे शिमला मिर्च चाहिए या गाजर चाहिए या चीज उसमें डालनी है, बटर डालना है, जो भी डालना है, तो वो हल्का सा बस आपको कढ़ाई में भूनना है हल्के नमक के साथ, और बस उसको डेकोरेट कर दें। और अगर कच्चा भी आप उसमें डालते हैं, ऊपर से चीज घिस देते हैं, तो जब आप कुकर में उसको बंद करेंगे तो वो पूरी तरह से अपने आप ही पक जाएगा। ओहो जी। तो भाई ऐसा है कि ये तो बिल्कुल तैयार हो गया पिज्जा। और इसके बाद जब बचपन की बातें हमने अपने सखियों से कही थी, तो किसी ने बताया कि बचपन में जब हम मेहंदी लगाते थे तो सबसे अच्छा ये लगता था कि मम्मी पापा अपने हाथ से खाना खिलाते थे। क्या बात है। तो कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं। लेकिन अब कार्यक्रम समय समाप्त हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है समाप्त। तो सखियों से विदा लेते हैं। बिल्कुल विदा लेते हैं सभी सखियों को। संगीता श्रीवास्तव और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।